अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 90 स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद वलीद खान। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत से वाकयात हो चुके हुए हैं, बहुत सी टीम सिलेक्शंस हो चुकी हुई हैं। इस टाइम 2 टीमों का ऐलान हो चुका हुआ है, 3 टूर्स का ऐलान हो चुका हुआ है। तो इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आज बिलाल एहसन साहब। उनसे बात और जानेंगे कि वो इस टीम सिलेक्शन पे क्या राय रखते हैं और किन प्लेयर्स को इन होना चाहिए था और किन को और रेस्ट देना चाहिए था। जी बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया वलीद, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। और बात हुई है कि जो सिलेक्शन के हवाले से आपने बात की कि नीदरलैंड है और आगे एशिया कप है T20। उसके लिए जो टीम सिलेक्शन है बड़ा अच्छा मौजू है। इसमें हम यकीनन मुझे लग रहा है कि बड़ी अच्छी बातें करेंगे और बहुत सारे आपके जहन में सवालात होंगे। मैं चाहूँगा कि आप उनका आगाज़ करें, इंशाल्लाह फिर आपको उस हवाले से कुछ ना कुछ अपनी जो है वो राय का इजहार करेंगे। शुक्रिया बिलाल साहब हमें टाइम देने के लिए। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान टीम में हमने देखा कि बहुत अरसे बाद हसन अली को दोबारा रेस्ट पे भेज दिया गया उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। कई हलकों में ये भी चहम गोइयां जारी थी कि वो बाबर आजम के बहुत फेवरेट और लाडले हैं। तो कितना मुश्किल था उनको ड्रॉप करना और किन मजबूरियों के तहत पीसीबी ने उनको ड्रॉप किया होगा। जी, बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है कि वाकई बाबर जो है वो हसन अली को T20 वर्ल्ड कप, आपको वो सेमीफाइनल याद होगा जो कैच उनसे ड्रॉप हुआ था, उस वक्त से जो है वो बैकअप कर रहे थे मुस्तकिल और बार बार कह रहे थे कि नहीं वो मेरा मेन स्ट्राइक बॉलर है। उसके साथ जो है वो मैंने जाना है अपने मैचेस के हवाले से, अपनी अगली सीरीज़ के हवाले से, और उनको फिर मौके मिलते भी रहे। लेकिन हसन अली का वही मामला था कि वो एक तो फॉर्म के हवाले से बदकिस्मत रहे कि वो फॉर्म जो रूठी फॉर्म है वो वापस नहीं आ रही। ये कि उनके लिए बड़ा मसला था। उसके साथ साथ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और हमारे वो एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है कि वो जो बॉलिंग में काट थी, उस तरह से वो काट नहीं थी मौजूद। जब वो कार्ट मौजूद ना हो, उस तरह से वो जो वो आपका जोर है वो ना चल लग रहा हो, आपको विकेट्स ना मिल रहे हो, आपकी लाइन लेंथ मुतासर हो, और सबसे आखिर में वही बात, फॉर्म वाली बात जो है वो बार बार जब वो इशू बन रही हो, इतने ज़्यादा मौके मिलने के बावजूद भी आप परफॉर्म नहीं कर पाते। और हसन अली की जो है वो मिसाल हमारे सामने है। बेशक वो फेवरेट हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको परफॉर्म करना है टीम में रहने के लिए। तो ये तो एक क्लियर कट मैसेज दिया है बाबर ने, मेरा ये ख्याल है बाकी भी मेंबर्स को, कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो टीम का हिस्सा नहीं बन सकते। सर आपने देखा कि फखर जमान भी काफी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन हम फिर भी उनको एशिया कप और नेदरलैंड के दौरे पे लेके जा रहे हैं। तो उनकी जगह अगर शान महसूद होते हैं, क्योंकि वो काफी अरसे से परफॉर्म भी कर रहे हैं, उन्होंने इंग्लैंड में परफॉर्म किया, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, काउंटी क्रिकेट, बहुत लंबी इनिंग्स खेली और 2-3 100 किए। तो अगर शान मसूद फखर जमान की जगह टीम में होते तो क्या उनकी सिलेक्शन का राइट था। बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा वैलिड है, लेकिन अगर आप T20 की मेरे से बात करेंगे और उस हवाले से पूछेंगे तो शायद मैं फ़खर ज़मान को थोड़ा सा दे दूं शान मसूद पर। लेकिन जब आप ODI सीरीज़ की बात करते हैं नीदरलैंड के खिलाफ, तो मेरा ये ख्याल है कि शान मसूद को लाजमन मौका मिलना चाहिए था। वजह ये थी कि वो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर थे हमारे, और उसके साथ साथ उन्होंने से ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि काउंटी चैंपियनशिप के अंदर भी वो रिकॉर्ड्स का जो है वो बार लगाए हैं। और जो उन्होंने खेला है वो सारी दुनिया उसकी जो है वो मदार नज़र आ रही है, और उनकी जानिब से बाकायदा ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है वो शान मसूद अपनी लाइफ के टॉप जो फॉर्म है उसमें मौजूद हैं। तो उनको लाजमन जो है वो नेशनल साइड की तरफ जो है उन्हें खिलाना चाहिए था, उन्हें टीम का हिस्सा बनना चाहिए था। और इवन एशिया कप में नहीं भी तो एटलीस्ट जो है वो नीदरलैंड्स के खिलाफ वो टीम का हिस्सा बनते। लेकिन बदकिस्मती रही इसमें सिलेक्शन कमेटी के हवाले से कि जितना अच्छा उन्होंने हसन अली वाला डिसीजन लिया, उतना ही शायद उन्होंने बैड डिसीजन लिया शान मसूद को ना खिलाकर। तो अभी भी मुझे जिस तरह लगता है कि जो सिलेक्शन कमेटी है और चीफ सेलेक्टर जो है हमारे, वो प्रेशराइज हैं सिलेक्शन के हवाले से। तो उनको थोड़ा सा उधर अपना आप जो है वो आज़ादाना जो है सिलेक्शन करनी होगी। तब ही हम समझ सकते हैं कि जितने डिजर्विंग प्लेयर्स हैं वो स्क्वाड का हिस्सा बन सकेंगे। सर हम एशिया कप इतना बड़ा टूर्नामेंट है और उसमें एक विकेट कीपर के साथ जा रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? क्या ये ब्लंडर नहीं है पीसीबी की तरफ से? बड़ा अहम सवाल है। एशिया कप एक बड़ा टूर्नामेंट है और मेरा ख्याल है कि वसीम से, चीफ सेलेक्टर से जो है इस हवाले से क्वेश्चन भी किया गया प्रेसेस में। तो वो बड़ा क्वेश्चनिंग था कि आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं जहां अपने टॉप टीम्स के साथ वो compete करना है, और फॉर्मेट भी T20 का है। आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप के अंदर भी रिजवान की जब तबीयत खराब हुई तो वो तबीयत खराब होने के बावजूद जो है वो मैच खेले। तो ऐसी सूरत में ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर हमें लाजमन अपने बैकअप विकेट कीपर्स को जो है वो स्क्वाड का हिस्सा रखना चाहिए।
और अब पता नहीं ये ज़ाती तौर पे सरफराज को ले जाना नहीं चाहते थे, क्या मामला था, लेकिन बहरहाल उनको जो है बैकअप कीपर के तौर पे सरफराज को स्क्वाड का हिस्सा लाजमन रखना चाहिए था। और वो सीनियर कंपेनर हैं, चैंपियंस ट्रॉफी विनर कैप्टन हैं, और उसके साथ साथ जैसा भी है निस्बत, आप अगर देखें बाकी जितने भी इस वक्त डोमेस्टिक सर्किट के अंदर कीपर्स हैं उनमें बेहतर पोजीशन में मौजूद थे रिजवान के बाद, तो उनको लाजमन जो है वो स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। और इधर भी वही बात के सेक्टर जो है वो प्रेशर में नजर आ रहे हैं, वो उस तरह से उन्होंने डिसीजन नहीं किया, और वाइज डिसीजन नहीं कह सकते। जब उनसे सवाल हुआ प्रेशर में तो उनका यही कहना था कि जी अगर रिजवान जो इंजर्ड होते हैं या बीमार होते हैं तो हम यहाँ से जो है वो विकेट नहीं दिलवाएंगे। तो ये बड़ा अजीब बात है कि आप जब एक ऐसे टूर्नामेंट में जा रहे हैं जहाँ पर बाकी टीम्स मौजूद हैं, उनके सामने अपनी जगह साहिल वाली बात है, ठीक है, तो वो चोर रवैया यही है कि आप पहले से अपना बैकअप कीपर जो है वो रखें। बाकी प्लेयर्स तो होते ही हैं, उनका बैकअप मौजूद होता है हर पोजीशन पर, आपको दूसरा प्लेयर मौजूद होता है जो उसको बैकअप करता है। तो इसी तरह विकेट कीपर का भी बैकअप लाजमन जो है वो नेशनल साइड की सिलेक्शन के दौरान जो है वो देखा जाना चाहिए। सर हमने देखा है कि T20 में एक सिलेक्शन कमेटी में लगातार तनकीद देखने में आ रही है, काफी सीनियर जर्नलिस्ट की जानिब से भी और हमारे शोबे सितारे और मुल्की अवाम की जानिब से भी बहुत ज्यादा तनकीद आ रही है कि शुएब मलिक जब 2021 में रिटायर हो रहे थे तो उनको कहा कि नहीं आपकी 2022 वर्ल्ड कप में जगह बनती है। तो यूएई की बेहतर कंडीशंस और स्पिनिंग के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस में शुएब मलिक कितने जैसे कहते हैं कि एक अच्छा बेटर पाकिस्तान टीम में होता अगर वो सिलेक्ट होते तो शुएब मलिक काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं क्योंकि वो स्पिन को काफी अच्छा खेलते हैं और उनसे बेहतर यूएई की कंडीशंस को शायद ही कोई जानता हो। ये बात बड़ी दुरुस्त की आपने कि शुएब मलिक जो है वो स्पिनर स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, और उस सब के बावजूद जब उनकी सिलेक्शन की बात आई तो उनको यूएई की पिचेस पर जो है वो अहमियत नहीं दी गई। तो ये बड़ा वही वाली बात है कि सिलेक्शन कमेटी ने हसन अली को जिस तरह बाहर निकाल के सिर्फ एक अच्छा फैसला किया, लेकिन उसके बाद शान मसूद, शुएब मलिक, ये दोनों ऐसे फैसले थे। और मजे की बात ये कि दोनों के नाम जो है वो एस और शीन से स्टार्ट हो रहे हैं, वो पता नहीं क्या है वजह है कि पसंद नहीं है। आगे सरफराज, वो भी ऐसे सरफराज ही भी है। अगर आप देखें कि सरफराज से अच्छा स्वीप कोई नहीं मारता हाँ, पाकिस्तान टीम में, सरफराज को भी बाहर कर दिया गया है यूएई टूर से। वही बात है कि सिलेक्शन कमेटी जो है इनकी सिलेक्शन के दौरान जो है वो प्रेशर में नजर आई, और जो इनकी जगह प्लेयर्स खेल रहे हैं, अब या तो उनका हम जो आप वर्डिंग में यूज करते हैं कि जी पावा उनका शायद ज़्यादा तगड़ा था, जिस वजह से जो है उनको खिलाया गया और उनको टीम का ऐसा बनाया गया। अदरवाइज अब जितनी ऑप्शंस हैं ये अच्छी हैं। इफ्तिखार को बदकिस्मती से हमने अभी तक जो डोमेस्टिक सर्किट है और डोमेस्टिक कंडीशंस हैं उनके अलावा कहीं आजमाया नहीं, और वो जहां उनको आजमाने की नौबत आई वहां वो चले नहीं, ठीक है, तो सर यही उनको मेरा फिर आपसे अगला सवाल था कि तो उन सरफराज इफ्तिखार अहमद को कब तक आपने आजमाना है और कब तक इफ्तिखार अहमद खेलेंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो भी काफी अरसे से नाकाम होते हैं और फिर दोबारा बगैर परफॉर्मेंस के टीम में वापस आ गए। नहीं, डोमेस्टिक में तो यकीनन इफ्तिखार की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उस पर हम सवाल नहीं कर सकते। लेकिन असल बात वही है कि जब उन्हें नेशनल साइड के लिए मौका दिया जाता है तो वो बदकिस्मती से उस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। शुएब मकसूद हैं दूसरे एक ऐसे प्लेयर, तो हमें एटलीस्ट उन प्लेयर्स को फिर मौका देना चाहिए कि जो परफॉर्म भी कर रहे हैं और जिन्होंने नेशनल साइड की जब उनकी सिलेक्शन हुई तो उधर भी जाके उन्होंने अपना आप मनवाया हुआ है। तो शुएब मलिक उनकी एक बड़ी मिसाल है, सरफराज एक बहुत बड़ी मिसाल है कि उन्होंने नेशनल साइड के लिए अच्छा परफॉर्म किया है, वो तजर्बाकार लोग हैं, और इन कंडीशंस के अंदर वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करके पाकिस्तानी टीम को उस विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ लेके जा सकते हैं कि जो है ना सिर्फ एशिया कप बल्कि T20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी टीम की तैयारियों में भी और उनकी ट्रॉफी को जीतने के हवाले से जो मामलात हैं उनको मजीद तगड़ा कर सकते हैं। तो ये सर हमने देखा कि पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में शहीन शाह अफरीदी पे काफी ज्यादा वर्कलोड है, सुना कि उनको रेस्ट दिया जा रहा है लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने रेस्ट नहीं लेना, मैं कंटिन्यू क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। उनके हक में शाहिद खान अफरीदी भी मैदान में आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं शहीन को रेस्ट की जरूरत नहीं है। तो शहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दे के उनकी जगह मीर हमजा एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है कराची से, तो वो भी काफी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, काउंटी क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छा बॉल किए हैं और उनको भी हम लेके जा सकते थे आगे, उनको वर्ल्ड कप में भी लेके जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का में वर्ल्ड कप, और वहां पे भी वो करामत साबित हो सकती है। बिल्कुल आपने बड़ा दुरुस्त बात की है कि ये जो सिलेक्शन के हवाले से हम फास्ट बॉलर्स की बात करेंगे तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी जो हैं, आपने देखा कि दौरा श्रीलंका के दौरान वो फटीग जो है फास्ट बॉलर को फटीग होना कोई
गैर मामूली बात नहीं, ये बड़ी एक रूटीन की चीज़ है। और जब भी आप बॉलिंग कोचेज़ के साथ मौजूद होते हैं तो उनमें सबसे पहले यही चीज़ बताई जाती है कि आपने फास्ट बॉलर्स को यूटिलाइज़ कैसे करना है। हमारे सामने जो है वो माज़ी की बेशुमार किस्सें मौजूद हैं, ठीक है? वो शुएब अख्तर हैं, वो कोई भी फास्ट बॉलर हैं, वकार यूनिस हैं, उनको बड़े जिसे कहते हैं ना एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो एक तो फटीग उनको ना हो और वो अच्छे बड़े मैचेस के लिए उनमें वो टॉप परफॉर्मर हो, यूटिलाइज किया जा सके अच्छे तरीके से। तो ये शाहीन शाह अफरीदी को नीदरलैंड के खिलाफ खिलवाना वाकई ये एक ऐसा डिसीजन है कि जो आसानी से हजम नहीं हो सकता। और उस मौके पे बार बार यही बात, जैसे अमीर हमजा की आपने बात की और बहुत ज्यादा अच्छे हमारे डोमेस्टिक में नौजवान फास्ट बॉलर्स हैं कि जिनको ऐसी सीरीज के अंदर लाजमन मौका दिया जाना चाहिए। और सिर्फ इनको ही नहीं, बाकी भी जितने बेंच बॉलर्स हैं उनको लाजमन आजमाया जाना चाहिए। उन्हीं जो घिसे पिटे हमारे टॉप परफॉर्मर्स हैं, और ठीक है उनको तो आजमाया अच्छी बात है, लेकिन वो जो टॉप परफॉर्मेंस नहीं है उनको भी आपने जो है दोबारा स्क्वाड का हिस्सा बना के लेके जाना है, उनको वापस लेकर आना है एज इट इज और उसी तरह बगैर खिलाए। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। ऐसी छोटी टीम के खिलाफ आपको लाजमन जो है वो बेंच वार्मर्स हैं उनको आजमाना चाहिए, और ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एटलीस्ट वो नजर आए, ठीक है। और मुझे यूँ सर लगता है इसमें सबसे अहम सवाल इसमें ये निकल रहा है कि जो है कामरान गुलाम, उसको परफॉर्म किया उसने काजिम ट्रॉफी में, हमने टेस्ट मैचेस में रखा, बेंच पे बैठाई रखा, वो बेंच की जीनत बना रहा, फिर बाहर हो गया और अब पाकिस्तान शहीन के स्क्वाड में जगह बना दिया। तो क्या होता कि अगर साउथ शकील को हम वनडे स्क्वाड में रखते और उनको नीदरलैंड के खिलाफ मौका दे देते? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये वो सारे बेंच वार्मर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। इनको लाजमन नीदरलैंड के खिलाफ मौका मिलना चाहिए था। मुझे यूँ लगता है कि जैसे हमारी वुमेन क्रिकेट टीम हारी है वो हल्की टीम से, तो मुझे वो उसका असर नजर आ रहा है कि वो नेशनल टाइम भी जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ गई कि नहीं जी, हमने नीदरलैंड के खिलाफ कोई तजर्बा नहीं करना, कहीं वो उल्टा ना पड़ जाए। हालांकि मेरा सर एक ख्याल है कि नीदरलैंड के खिलाफ तो तजर्बा नहीं होना, लेकिन हमें मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान वुमेन टीम तो चले हारी हारी है, हमने इंडिया से भी एक सबक सीख लिया कि वो वहां पे हार रहे हैं, अपनी छोटी टीम भेज रहे थे, तो हमने कहा कि चले हम सीनियर टीम की भेजें वहां पे। लेकिन मैंने ये देखा कि सिलेक्शन कमेटी के माइंड में एक चीज है कि बस जो लड़के खेल रहे हैं इनको खिलाते रहे, कहीं ये आउट ऑफ फॉर्म ना हो जाए, इनको कहीं रेस्ट में भेजेंगे तो ये फॉर्म से बाहर ना चले जाए। तो ये हमारे प्लेयर्स का भी शायद एक मसला है कि स्टार्ट से ही रहा है कि जब वो टीम से बाहर होते हैं तो प्रैक्टिस से भी दूर हो जाते हैं। तो इस पे आप क्या राय रखते हैं? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो प्लेयर्स हैं वो जब टीम से बाहर होते हैं तो वो उस तरह से अपनी प्रायोरिटीज जो है वो सेट नहीं कर पाते, जिसमें वो जब बड़े मैचेस हैं या बड़ी सीरीज हैं, टूर्नामेंट्स हैं, उनके अंदर वो परफॉर्म कर सकें। वो अपनी प्रायोरिटीज जो हैं वो लिमिटेड कर देते हैं। शोएब मकसूद एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है। इसके अलावा उमर अकमल, अहमद शहजाद माजी में रहे हमारे पास, उनका यही मसला रहा कि वो टीम से आउट हुए, तो वो सिर्फ टीम ही से आउट नहीं हुए बल्कि वो गेम से भी आउट होते गए। तो ये एक बड़ी गलत चीज़ है कि आपको एटलीस्ट जब टीम से आउट होने का मकसद ये नहीं होता, या मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें बिल्कुल भी अपनी फिटनेस के हवाले से, अपनी प्रैक्टिस के हवाले से उसको फोकस ना दें, उसको प्रायोरिटी देंगे, उसे प्रायोरिटाइज करेंगे तो ही आप कल को दोबारा सिलेक्शन का हिस्सा भी बनेंगे और बड़े जो मैचेस हैं, बड़े टूर्नामेंट्स हैं, उनमें अपना आप मनवा सकेंगे, परफॉर्म कर सकेंगे, और तभी आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के तौर पे अपना आप जो है वो रजिस्टर कर सकेंगे। अदरवाइज जाहिर है वो वाली बात दुरुस्त है कि मामलात जो हैं वो बेहतर नहीं हो सकेंगे। सर आपको क्या लगता है कि नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के 3 मैचेस हैं, तो उसको आपका क्या राय है कि उसमें पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, कितने मैचेस जीते? ज़ाहिर है अंडरस्टूड, जब इतनी आप टीम अच्छी टीम के साथ जाते हैं तो सबको रिजल्ट पहले से ही मौजूद होता है, पता होता है कि जी ये 3-0 से क्लीन स्वीप हो सकता है। इसी तरह आगे वाला एशिया कप जो है असल मुकाबला वहाँ पे है, वहाँ पे ज़ाहिर है आपके पास बड़ी टीम्स हैं, इंडिया है, श्रीलंका है, वहाँ बांग्लादेश भी होगी, वो अपसेट करने की पोजीशन में। और फॉर्मेट इस बार पहली दफ़ा जो है वो T20 वाला रखा गया है एशिया कप का, तो बड़ी उम्मीद है कि उसमें हमें अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे और ये जो टूर्नामेंट है ये दिलचस्प होने वाला है। नीदरलैंड के खिलाफ तो आपको पता ही है कि वो नॉर्मली है, वो सबको पहले से अंडरस्टैंड है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम वाकई ही नीदरलैंड में 3-0 करे और जीत के वापस आए, जीत के एशिया कप की तरफ जाए और पाकिस्तान टीम एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करे और इंडिया को भी पछाड़े जैसे उसने वर्ल्ड कप में पछाड़ा था। इसी के साथ मुझे इजाजत, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।